टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 19 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। इसमें हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसके नाम से आपको समझ आ रही है फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो का मतलब है लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। यानी इस टॉपिक या इस एक्सपेरिमेंट में हमने लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं डिफाइन कर दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स अपॉन इट। यानी एक मेटल के ऊपर जब एक खास फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करे तो उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो प्रोसेस है या जो फिनोमिना है, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंटल एक अरेंजमेंट डिस्कस करते हैं जिसमें हम ज़रा डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में क्यों नाकाम हुई, और फिर हम ये देखेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए इसको कैसे एक्सप्लेन किया। आपको याद है इसी चैप्टर का लेक्चर 3 मैंने आपको बताया था जिसमें हमने क्लासिकल वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को कंपेयर किया था। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी बात छोटी मोटी समझ ना आए तो आप लेक्चर 3 देख सकते हैं। तो चलें अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसको मैंने एक्स के साथ जाहिर किया हुआ है और इसमें इस तरफ हमारे पास एक प्लेट है। आप समझ लें एक मेटल की प्लेट है कर्व्ड शेप में जो आपको नज़र आ रही है। इसे मैं एज अ कैथोड यूज़ करने वाला हूँ और इसके बिल्कुल सामने एक दूसरा टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे। उस तरफ जो टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है, आई मीन लेफ्ट साइड पे, वो है एनोड। अब है क्या, देखिए एनोड से जो वायर जा रही है वो नीचे सीधा एमीटर से होते हुए नीचे आई और यहाँ से भी एक वायर नीचे जा रही है। इन दोनों को हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया। और एक और चीज़ आप गौर करें, यहाँ बैटरी के साथ हमने पोटेंशियल डिवाइडर वाली एक अरेंजमेंट बनाई हुई है और पोटेंशियल डिवाइडर वाली अरेंजमेंट में ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है इसको हमने वहाँ वो जो एनोड से टर्मिनल आ रहा था उसके साथ हमने अटैच कर दिया। तो इस वक्त हमारे पास स्लाइडिंग टर्मिनल और फिक्स टर्मिनल के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम इस वैक्यूम इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब को सप्लाई कर रहे हैं। इस तरफ कैथोड है, उस तरफ एनोड है, यानी इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन है और उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन है। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए हमने स्लाइडिंग टर्मिनल और फिक्स टर्मिनल के दरमियान में पैरेलल में एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया। तो ये है जनाब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट या अपरेटस जिसके मुताबिक हम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे वोल्ट मीटर हमें बताता जाएगा, जैसे जैसे रिजल्टेंट करंट की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे एमीटर हमें बताता जाएगा। अब देखिए करना हमने ये है कि जब एक खास फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हम कैथोड के ऊपर इस मेटल प्लेट के ऊपर फॉल करवाते हैं, खास फ्रीक्वेंसी से मेरी मुराद है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक खास फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब फॉल करवाते हैं तो ये सारा कुछ नहीं होता, ये बात याद रखें। सो अ वेरी सूटेबल फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब हम फॉल करवाते हैं इस मेटल के ऊपर तो मेटल के अंदर से गौर करें इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सामने एनोड है, एनोड जो हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा और वायर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक करंट को मेजर करना चाहूँ तो मुझे कहाँ से पता चलेगा? जाहिर बात है मुझे एमीटर रीडिंग देगा, तो एमीटर से हमें रीडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि
ऐसा करंट फ्लो करना शुरू हो गया है जो किस वजह से पैदा हुआ, लाइट की वजह से पैदा हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से बाहर आए हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट की वजह से बाहर आए हैं या लाइट से एनर्जी लेकर बाहर आए हैं। इसी तरह इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो फिनोमिना है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये तो है जनाब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट और उसके बारे में करंट पैदा करने का तरीका, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, हम सेम इसी तरीके से करंट पैदा किए जा रहे हैं, यानी लाइट फॉल करवाए जा रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता जा रहा है। लेकिन करना हमने ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर निकल के आ रहे हैं, हम उनकी काइनेटिक एनर्जी का पता लगाएं। किसका पता लगाएं? काइनेटिक एनर्जी का। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपने किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी के बारे में पता लगाना है तो आप क्या करेंगे? आप मूविंग ऑब्जेक्ट के आगे आके खड़े हो जाए, जितना आपको वर्क करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए समझ लें कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी थी। यहां भी कुछ हम ऐसा ही करेंगे। तो देखिए, करना हमने ये है कि नीचे जो लगी बैटरी है इसको उल्टा दें। बैटरी को उल्टाने का मतलब क्या है कि पहले उस तरफ एनोड यानी पॉजिटिव था, अब हमने उस तरफ कैथोड यानी नेगेटिव कर दिया, और इस तरफ हमने एनोड कर दिया यानी पॉजिटिव कर दिया। इन शॉर्ट, हमने बैटरी के अप्लाइड पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया है। अब जरा गौर करते जाए, वो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की कोशिश है कि वो एमीटर से गुजर के नीचे आए, लेकिन नीचे अब हमने हाई नहीं लो पोटेंशियल लगा दिया है, जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश बैक करेगा, वापस धकेलने की कोशिश करेगा। अब होगा क्या, शुरू में आप ऑब्जर्व करेंगे कि एमीटर में जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम इस स्लाइडिंग टर्मिनल को उस तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे अप्लाइड रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एमीटर में करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे जैसे हम रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स में से वो इलेक्ट्रॉन जो इस रिवर्स पोटेंशियल की कैपेसिटी को या इसके रिवर्स इफेक्ट को, इसके पुश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो रुक गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं जो इस पुश को ओवरकम करने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी वो बेचारे पहले रुक गए, फिर हमने रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते गए। इवेंचुअली वो वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि आप रिवर्स पोटेंशियल को मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं। रिवर्स पोटेंशियल की वो वाली वैल्यू जिस वैल्यू के लिए आखिरी इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, यानी वो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, दिस रिवर्स पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हमारे पास एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई। द अमाउंट ऑफ रिवर्स पोटेंशियल फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। रिवर्स पोटेंशियल की वो वाली वैल्यू जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेयर भी रुक जाए, दिस रिवर्स पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था जिसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी, वो बेचारा भी अपनी हिम्मत हार गया है। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड रिवर्स पोटेंशियल। फर्ज कर ले रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू को हम V0 से जाहिर कर देते हैं। वैसे तो पोटेंशियल को V से जाहिर करते हैं, तो चूंकि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम V0 से जाहिर कर देते हैं। तो ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। सामने आपको लिखी डेफिनेशन भी नजर आ रही है और ब्रैकेट में V0 भी लिखा नजर आ रहा है। अब अगर मैं उस बेचारे इलेक्ट्रॉन जो आखिर में हमने रोका है, जिसको हम बिल्कुल एंड पे रोकने में कामयाब हुए हैं, अगर मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहूं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? आपने चैप्टर 12 में पढ़ा था
कि पोटेंशियल की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है या जिस काइनेटिक एनर्जी को हम रोकने में कामयाब होते हैं, दोनों के लिए आप सेम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे चार्ज कौन सा है? जारी बात है इलेक्ट्रॉन है, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आएगा? इस वक्त रिवर्स पोटेंशियल की जो भी वैल्यू थी जिसे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिया था और इसे वी नॉट से जाहिर किया था, यहां पर वही आ जाएगा वी नॉट। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ई वी नॉट। लेकिन एक बात बताएं, ये किस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जो बिल्कुल एंड पे रुका है? इसका मतलब है इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम थी। तो इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी के साथ नीचे छोटा सा मैक्स भी लिखना चाहिए। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई जो मैक्सिमम एनर्जी के साथ बाहर आया था मेटल सरफेस से, और उसका फॉर्मूला बन गया EV नॉट। अब आपकी मर्जी है, आप इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को अगर स्पीड की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स को आप हाफ mv मैक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का स्पीड की फॉर्म में फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी के साथ भी नीचे छोटा सा मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये अब हमारी मर्जी है। एक बात तो तय है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पर आप गौर करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्स का डायरेक्ट ताल्लुक आ गया। तो ये तो था जनाब एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट से हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को थोड़ा सा डिस्कस किया और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया। अब मैं दो ग्राफ्स की मदद से कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस करने लगा हूं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपने बहुत ध्यान से ये बातें सुननी है। असल में हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते जाएंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे क्लासिकल वेव थ्योरी इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकी और मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद पर आइंस्टाइन ने इनको कैसे एक्सप्लेन किया। तो जुड़े रहें, आपने लेक्चर से ध्यान नहीं हटाना। सबसे पहले मैं अब हेडिंग लिखने लगाऊं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, ये बात बताने से पहले कि इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या इफेक्ट है, मैं आपको इंटेंसिटी बढ़ाने और कम करने का एक तरीका बताने लगा हूं। उसको जरा गौर से देख लीजिएगा, वो मैं आपको अलग से दिखा देता हूं। फर्ज कर लें ये मेरे पास एक टॉर्च है और वहां पर एक टारगेट है जिस पे मैं लाइट फॉल करवाना चाहता हूं। अब उस टारगेट का और इस टॉर्च का यानी सोर्स ऑफ लाइट का जो डिस्टेंस है उसे मैं d से जाहिर कर देता हूं। तो जब मैं टॉर्च से लाइट फॉल करवाऊंगा तो इस लाइट की जितनी इंटेंसिटी वहां जाके फॉल करेगी, ये डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करती है, ये भी याद रखें। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी क्या होती है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एनर्जी, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मैंने आपको इंटेंसिटी के बारे में आइडिया दिया था, अगर समझ ना आए तो वहां पे देख लें, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करने के लिए हम डिस्टेंस के साथ ये रिलेशन बना सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं टॉर्च को करीब ले जाऊंगा, मैं डिस्टेंस को कम कर दूंगा, डिस्टेंस कम करूंगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी स्क्वायर में। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं इंटेंसिटी कम हो तो मैं टॉर्च को पीछे ले जाऊंगा, डिस्टेंस बढ़ा दूंगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने का तरीका क्या है। अब आ जाए दोबारा उधर ही, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। इस ग्राफ में जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे फर्ज कर लें हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड है और x एक्सिस पर हमारे पास अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो आपको पॉजिटिव x एक्सिस नजर आ रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस पे पोटेंशियल की वो वाली वैल्यूज हैं
जब बैटरी हमने सीधी करके लगाई थी, एक्सपेरिमेंट के शुरू में आपको याद है मैंने कहा था कि नेगेटिव इस तरफ है, पॉजिटिव उस तरफ है। और ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस आपको नजर आ रहा है, यहां पोटेंशियल की वो वाली वैल्यूज है जिनको हम रिवर्स पोटेंशियल कह रहे हैं, और ये तब जब हमने बैटरी को रिवर्स किया था। तो ये तो मैंने ग्राफ की कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको बता दिया। अब हमने करना क्या है, साथ ही साथ मैं आपको डायग्राम में भी शो करता जाता हूं कि हम किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ग्राफ भी ड्रॉ होता जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट कर लें, आपने मोनोक्रोमैटिक लाइट का एक सोर्स रखा हुआ है इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के करीब, किसी डिस्टेंस पे आपने इसे रखा हुआ है। इस डिस्टेंस को हमने फिक्स कर दिया, और इस डिस्टेंस के मुताबिक लाइट की कोई ना कोई इंटेंसिटी इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है। अब जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, यानी इस स्लाइडिंग टर्मिनल को अबे मूव करता जाऊंगा फिक्स टर्मिनल से, तो होगा क्या, अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो गौर करें ग्राफ कैसा बनेगा। ये ग्राफ आप गौर करें, वाई एक्सिस पे यानी करंट एक्सिस पे एक फिक्स वैल्यू से शुरू हुआ, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा इंक्लाइन, तकरीबन हॉरिजॉन्टल है, बस थोड़ा सा टिल्ट है ऊपर की तरफ, तकरीबन हॉरिजॉन्टल है ये ग्राफ। इस वक्त इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है, यानी वो जो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि हमने एक खास डिस्टेंस पे सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट को रखा हुआ है, और उसके मुताबिक जो भी इंटेंसिटी डेवलप हो रही है, फर्स्ट कर लें उसकी वैल्यू है I1, वो मैं ग्राफ के साथ ही लिख देता हूं। ये तो है फॉरवर्ड पोटेंशियल के केस में ग्राफ। अब जैसे ही सर्किट में हम बैटरी को रिवर्स करेंगे और अगेन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अब हम असल में रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाने से इवेंचुअली क्या होता है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। तो अब गौर करें, ये ग्राफ भी जो नेगेटिव साइड पे बढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एक खास पॉइंट पे आके एक्स एक्सिस के साथ मिल गया। यहां पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल की जो भी वैल्यू है, या रिवर्स पोटेंशियल की जो भी वैल्यू है, यानी ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस है, इसको स्केल के मुताबिक जब हम फाइंड करेंगे तो रिवर्स पोटेंशियल की इस वैल्यू को ही स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, जैसे ही अब ये तो देखे ना, एक ग्राफ बन गया, मैं इसी ग्राफ के ऊपर दूसरे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए दोबारा एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वो मैं दूसरे कलर में ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आसान रहे। अब जैसे ही मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाऊंगा, मैं सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट को मेटल सरफेस के थोड़ा करीब कर दूंगा, डिस्टेंस कम करूंगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी जैसे ही मैंने बढ़ाई, गौर करें, अब जब मैं फॉरवर्ड पोटेंशियल यानी जो शुरू वाली बैटरी की ओरिएंटेशन थी, उस वक्त जो पोटेंशियल है उसको स्लाइडिंग टर्मिनल को जैसे जैसे मैं मूव करता जाऊंगा, फॉरवर्ड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और फॉरवर्ड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ने के दौरान दोबारा ग्राफ वैसा ही है जैसा पहले था, बस फर्क ये है कि अब ये ग्राफ पहले वाले ग्राफ से थोड़ा ऊपर है, पहले वाले ग्राफ से थोड़ा ऊपर है। और इस वक्त लाइट की जो इंटेंसिटी है, इसे मैं I2 से जाहिर कर रहा हूं। अच्छा, ये सारी बातें बताते बताते एक बात मैं बताना भूल गया। याद रखें कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने नेचर ऑफ लाइट को चेंज नहीं किया, यानी हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया। सो ये याद रखें, इस ग्राफ में मैं साइड पे लिख भी देता हूं, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फ्रीक्वेंसी यहां पर कॉन्स्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ किसे चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को। इस वक्त इंटेंसिटी I2 हो चुकी है, मैं ग्राफ के साथ मेंशन कर देता हूं, ये जो दूसरी कर्व हमारे पास आ रही है। अब जैसे ही मैं रिवर्स पोटेंशियल करूंगा, यानी बैटरी को उल्टाऊंगा और रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू दोबारा बढ़ाता जाऊंगा, तो अगेन ये वाला ग्राफ भी गौर करें उसी पॉइंट पे जाके नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है जिस पॉइंट पे पहले वाला ग्राफ कट कर रहा था। मतलब ये हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अभी भी वही आई है जो पहले आई थी।
यानी फ्रीक्वेंसी को अगर हम कांस्टेंट रखें, सिर्फ इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं, तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से गौर करें ग्राफ फॉरवर्ड पोटेंशियल के केस में ऊपर चला गया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ गई। लेकिन रिवर्स ग्राफ जो है, जो रिवर्स पोटेंशियल की केस में ग्राफ है, वो दोनों ग्राफ इकट्ठे एक ही जगह पे एक्स एक्सिस पे मिल रहे हैं। इसका मतलब है दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो इस ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन पे हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, और वो क्या है? वो ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन का, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता। ये मैं सामने लिख भी देता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इससे पहले मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चला कि मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन दोनों का इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। किसकी इंटेंसिटी? इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से। सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी का ताल्लुक किसके साथ हमें नजर आ रहा है? वो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब इंटेंसिटी को हमने बढ़ाया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ गई, इसीलिए फॉरवर्ड पोटेंशियल के लिए ग्राफ ऊपर चला गया। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी वाले प्रॉब्लम पे या फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट पे। उसकी मैं हेडिंग लिख देता हूं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगेन ग्राफ में y एक्सिस और x एक्सिस यही है। सिर्फ यहां पर हमने क्या करना है, हमने लाइट की इंटेंसिटी को सेम रखना है। यहां मैं लिख देता हूं इंटेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। किसे बढ़ाएंगे? फ्रीक्वेंसी को। तो फर्ज कर लें जब फ्रीक्वेंसी f1 थी तो उसके लिए हमारे पास जो ग्राफ है वो सामने आपको नजर आ रहा है। फॉरवर्ड पोटेंशियल वाला भी ग्राफ आपको तकरीबन हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है, और रिवर्स पोटेंशियल वाला जो ग्राफ है वो भी एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आपको एक जगह पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी फर्ज कर लें कितनी है? f1। और इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू आ गई ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब फर्ज कर ले मैंने लाइट की नेचर ही चेंज कर दी। मैंने लाइट, अब ऐसी लाइट यूज कर रहा हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वहां पे आप टॉर्च लाइट की जगह एक नई लाइट यहां पे रिप्लेस कर दें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फर्ज कर लें इस लाइट की फ्रीक्वेंसी f2 है और ये f1 से ज्यादा है। तो जरा गौर कीजिएगा, फॉरवर्ड पोटेंशियल के लिए अभी भी ग्राफ एग्जैक्टली वही होगा, उसी जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब ऊपर भी नहीं गई, सिर्फ उसी जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। लेकिन जैसे ही रिवर्स बैटरी को रिवर्स करके पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया तो इस वक्त ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे थोड़ा दूर जाके एक्स एक्सिस से टच कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ गई। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ गई। अब इस पूरे ग्राफ से जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम बना सकते हैं वो ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी वाले से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। लेकिन यहां पर हमने क्या रिजल्ट निकाला? स्टॉपिंग पोटेंशियल, या हम ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये ऑब्जर्वेशंस है। अब इनकी बुनियाद पे मैं कंक्लूड करने लगा हूं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट अभी तक मैंने जितना डिस्कस किया, इसकी बुनियाद पे हम कंक्लूड करते हैं कि हम तकरीबन 4 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस बना सकते हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लेकर। पहली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है, उसके लिए मैं यहां पर अब मैं ऐसे करूंगा, एक तरफ मैं आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिखाता जाऊंगा और बिल्कुल उसके सामने मैं आपको फेलियर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उसके बारे में भी बताता जाऊंगा कि क्लासिकल वेव थ्योरी इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने में क्यों नाकाम हो गई। तो देखें, पहली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में।
आपको याद है पिछली पूरी डिस्कशन में मैंने एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो जो आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट, उसका मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल से एक रिलेशन बनाया था और वहां से हमें ये भी पता चला था, वो जो फ्रीक्वेंसी वाला अभी मैंने फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ डिस्कस किया, यहां से हमें ये भी पता चला था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो यही है पहली ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन में हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल से बाहर आ रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ टारगेट। एक तो ये टारगेट की नेचर पे डिपेंड करेगा। टंगस्टन रखेंगे तो कोई और काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मॉलिब्डेनम रखेंगे कोई और आएगी, डिफरेंट मेटल्स रखेंगे तो डिफरेंट तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हमें मिलेगी। इसी तरह दूसरा ये डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। यह है जनाब पहली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब साथ ही मैं आपको क्लासिकल फिजिक्स का फेलियर बता देता हूं, और वो ये है जनाब कि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती थी, आपको याद होगा लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया था, क्लासिकल फिजिक्स ये कहती थी कि एनर्जी और इंटेंसिटी का डायरेक्ट ताल्लुक होता है। अब जरा गौर कीजिए, यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक किसके साथ बना रहे हैं? फ्रीक्वेंसी के साथ। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन तो यही कह रहे हैं ना, जो हमने फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम किया। लेकिन यहां क्या क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती थी? क्लासिकल वेव थ्योरी ये कहती थी कि लाइट की एनर्जी का इंटेंसिटी से ताल्लुक होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हमने लाइट की, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई थी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अगर बढ़े तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। यानी क्लासिकल वेव थ्योरी को इस बात की समझ नहीं आई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है और फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट ताल्लुक है। यह है पहला फेलियर। क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती थी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी उनको रोकने के लिए जो रिवर्स पोटेंशियल चाहिए, ये किस पर डिपेंड करे? क्लासिकल वेव थ्योरी कहती थी कि इसका ताल्लुक होना चाहिए इंटेंसिटी के साथ। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें यह बताया कि इनका ताल्लुक किसके साथ है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया फेलियर का। अब मैं रिजल्ट्स के नीचे दूसरा पॉइंट लिखता हूं, और दूसरा पॉइंट है जनाब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है इंसिडेंट लाइट की। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करवाएं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को पता क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसे F0 से जाहिर किया जाता है। क्लासिकल वेव थ्योरी ये कहती थी कि जनाब लाइट की एनर्जी का तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना है ही नहीं। ये मैं क्लासिकल वेव थ्योरी की बात कर रहा हूं। तो अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए? क्लासिकल वेव थ्योरी तो ये कहती थी कि एनर्जी और इंटेंसिटी का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक होता है, तो मिनिमम एनर्जी या मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या रिजल्ट आया था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। अगर हम इंसिडेंट लाइट की एक खास फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी रखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। क्लासिकल वेव थ्योरी को इसी मिनिमम यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पॉइंट की बिल्कुल समझ नहीं आई और वो फेल हो गई। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में तीसरी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट है वो हम बना सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स इन नो टाइम। यानी अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, मैं इसे हेडिंग लिख सकता हूं नो टाइम डिले, यानी टाइम का कोई डिले नहीं होता। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे ज्यादा हो तो फौरन से मेटल के अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यानी ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है। जैसे ही लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की पड़ेगी फौरन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे।
लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी को यहां भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि क्लासिकल वेव थ्योरी ये कहती थी कि लाइट के अंदर जो एनर्जी है वो वेव फ्रंट पे होती है, और वेव फ्रंट पे होने का मतलब ये है कि जब पूरा वेव फ्रंट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर वो एनर्जी टारगेट के अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए। इसके लिए एक टाइम लगना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो रहा था। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ने हमें बताया कि दैट देयर इज नो टाइम डिले। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या ज़्यादा हो जाती है तो फौरन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट था क्लासिकल वेव थ्योरी के फेलियर का। तो ये तो था फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है, इनमें हम चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं, दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। याद रखें, फोटो इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा तादाद में मेटल के अंदर से निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड उतनी ही ज्यादा होगी। आपको याद है, मैंने अभी आपको इंटेंसिटी वाला वो ग्राफ करवाया जिसमें हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई थी, तो ग्राफ ऊपर चला गया था। तो उसका मतलब क्या था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ गई थी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ने का मतलब ये था कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई थी। पहले थोड़े फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, अब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। तो देखें, यहां पर हमें यह पता चला इस एक्सपेरिमेंट में दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो मैंने अभी आपको इंटेंसिटी वाले ग्राफ में समझाया था। तो ये थे जनाब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। साथ ही मैंने आपको क्लासिकल वेव थ्योरी का फेलियर भी समझा दिया कि क्लासिकल वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने में। अब हम बात करने लगे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और 1921 में इस सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन पे इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो हम देखते हैं कि आइंस्टाइन ने क्या इसमें थ्योरीज यूज की और क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया। आइंस्टाइन ने यह कहा कि सिर्फ ब्लैक बॉडी से आने वाली रेडिएशंस की डिस्क्रीट नेचर नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, बल्कि हर रेडिएशंस की डिस्क्रीट यानी पार्टिकल लाइक नेचर है। तो आइंस्टाइन ने यह कहा कि जब लाइट इस मेटल सरफेस पे पड़ रही थी तो लाइट बिल्कुल ऐसे ही आ रही थी जैसे फोटॉन्स आ रहे हैं, जैसे बुलेट्स फायर हो रही हैं एनर्जी के पैकेट्स की शक्ल में, और हर फोटॉन या हर डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी जो है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल ऐसे ही मैं यहां पर आपको एनर्जी का रिलेशन लिखवा रहा हूं, E इज इक्वल टू HF, एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटॉन। और यहां से हम वेवलेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। अब आइंस्टाइन ने यह कहा कि अगर इंसिडेंट लाइट के फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो टारगेट के मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके तो वो एब्जॉर्ब होगा, और अगर ये एनर्जी उस फोटॉन के पास नहीं होगी तो वो बगैर एब्जॉर्ब हुए सीधा पास कर जाएगा। और इसी मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। आगे चल के मैं इसको भी डिस्क्राइब कर देता हूं। साथ ही साथ आइंस्टाइन ने एक दूसरा पॉइंट भी दिया। आइंस्टाइन ने यह कहा कि एक फोटॉन सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब होगा। एक फोटॉन मेटल के अंदर सिर्फ एक टारगेट इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब होगा। और तीसरा पॉइंट, यहां पर फोटॉन जो है वो जब एब्जॉर्ब होगा तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगा। मैं आप इन तीनों पॉइंट्स को रिवाइज कर देता हूं। आइंस्टाइन ने यह कहा कि इंसिडेंट लाइट का हर फोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक फोटॉन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी दे दे, दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात यह कि इंसिडेंट फोटॉन के पास अगर वो मिनिमम एनर्जी होगी जो टारगेट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड है तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगा। अगर होगा तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगा, ठीक है।
और अगर इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है तो फिर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये सीधा पास कर जाएगा। तो ये थी आइंस्टाइन की थ्योरी इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। और फिर आइंस्टाइन ने एक टर्म डिफाइन की जो मैंने अभी बोली, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। जो हम शुरू से कंडीशन लगा रहे हैं ना कि इंसिडेंट लाइट को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आइंस्टाइन ने कहा जी बिल्कुल सही है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है मिनिमम एनर्जी, क्योंकि ई जो है उसका एच एफ का रिलेशन है, ई इज इक्वल टू एच एफ, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हम वर्क फंक्शन को डिफाइन करें तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली भी, ई इज इक्वल टू एच एफ का रिलेशन है ना। अगर मैं एफ के साथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल लिख लूँ यानी एफ नॉट लिख लूँ, तो वहाँ पे जो ई है उसकी जगह हम फाई लिख देते हैं, क्योंकि वर्क फंक्शन को फाई से जाहिर किया जाता है। सो फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट। ये वर्क फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई और साथ ही साथ वर्क फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया। एक और बात याद रखें कि वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है। मैंने अभी कैसे डिफाइन किया, मैंने कहा कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फोटो एमिशन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन निकालने के लिए जो इंसिडेंट लाइट की कम से कम एनर्जी है। तो जारी बात है ये उस मेटल की नेचर पे डिपेंड करेगा कि उस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना टाइटली बाउंड है या कितना लूजली बाउंड है। तो इसका मतलब है वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टारगेट। अब हम आइंस्टाइन की इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक इक्वेशन बनाने लगे हैं जिसे हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन कहते हैं। देखिए आइंस्टाइन ने यह कहा कि अगर इंसिडेंट लाइट के फोटोन के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो टारगेट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके तो वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। फर्स्ट कर लें इंसिडेंट लाइट फोटोन के पास जो एनर्जी है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूँ, इसे मैं एच एफ के साथ जाहिर कर देता हूँ। ये है टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। लेकिन फर्स्ट करें वर्क फंक्शन जो है वो इससे कम रिक्वायर्ड है। फर्स्ट कर लें, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, फर्स्ट कर लें टोटल एनर्जी थी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्स्ट कर लें मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड है वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन में इस्तेमाल होगी यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। बाकी जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कहाँ जाएगी, जारी बात है वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं इसको थोड़ा सिंबॉलिकली लिख लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन आ गया एच एफ इज इक्वल टू, इसका कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में इस्तेमाल हुआ जिसे हम फाई से जाहिर करते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये वो वाली काइनेटिक एनर्जी है जिसे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का नाम दे रहे हैं। मैं आगे चल के यहाँ ये भी बताता हूँ कि यहाँ हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं लिख सकते, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों लिख रहे हैं। तो ये है टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जिसको हमने दो हिस्सों में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। द फर्स्ट वन इज वर्क फंक्शन एंड द सेकंड वन इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन है, इसकी जगह मैं वो जो हमने पहले एक इक्वेशन लिखी थी इसकी जगह मैं ई वी नॉट भी लिख सकता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल की शक्ल में। मैं इसकी जगह हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं। कुछ भी लिखूं, इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी तरह ये जो वर्क फंक्शन आपको नजर आ रहा है फाई की जगह मैं एच एफ नॉट भी लिख सकता हूं, एच एफ नॉट। तो इस एच एफ नॉट को लिखने के बाद भी हम इसे क्या नाम देंगे, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें एक छोटा सा स्पेशल केस हम बना सकते हैं। फर्स्ट कर लें मेटल के अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इसका मतलब है हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह जीरो पुट कर देंगे। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसका मतलब है इस वक्त जो हमने इंसिडेंट लाइट इस्तेमाल की है उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो मिनिमम थी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर थी, जिसकी वजह से सिर्फ उतनी एनर्जी मिली उस इलेक्ट्रॉन को जो मेटल से बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। तो फिर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एफ की जगह एफ नॉट आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे फाई लिखा हुआ है और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह जीरो आ गया। तो इस तरह से भी फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट साबित हो गया, जो हमने शुरू में भी वर्क फंक्शन वाली डेफिनेशन के साथ लिख दिया था।
अब एक छोटी सी हेडिंग है, व्हाई एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पोजेस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। क्वेश्चन ये पैदा होता है ना। देखिए आइंस्टाइन ने ये कहा कि भाई एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा अपनी एनर्जी दे के। अब देखिए अगर मैं इंसिडेंट लाइट इस्तेमाल कर रहा हूं किसी फ्रीक्वेंसी वाली, तो उसमें तो जितने भी फोटॉन्स हैं उन सारे फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी तो सेम होनी चाहिए। तो फिर आने वाली फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्यों सेम नहीं है, ये क्वेश्चन। इसका आंसर ये है कि देखें कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल से डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो मेटल से बाहर आते हुए रास्ते में उनको कई एटम्स के साथ कोलाइड कर करके बाहर आना पड़ता है। तो जो बेचारे मेटल से डायरेक्ट बाहर नहीं आ पाएंगे, रास्ते में कोलाइड कर करके आना पड़ेगा, तो जब तक वो बाहर पहुंचेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी का काफ़ी हिस्सा तो अंदर ही लूज हो चुका है। इसका मतलब है इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही है जो बगैर किसी से टकराए डायरेक्टली मेटल से बाहर आ गया, और इसी को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए हमने इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखा हुआ है। अब देखिए आइंस्टाइन के इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो क्लासिकल वेव थ्योरी के सारे फेलियर थे, मैं कोशिश करता हूं कि उन सबको एक्सप्लेन करूं ताकि पता चले कि आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया था इन 2-3 पॉइंट्स की बुनियाद पर जो मैंने अभी आपके सामने रखे। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम तो था कि वो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे और फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स का पहला पॉइंट था कि जो लाइट की जो आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो या तो नेचर ऑफ टारगेट पे डिपेंड करती है या इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब यहाँ ये बात समझ आ कि अगर इंसिडेंट लाइट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, E=hf वाले फॉर्मूला से, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वो टारगेट की एटम के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। जाहिर बात है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, ये सारे आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये पहला जो फेलियर था उसकी एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दे दी। दूसरा फेलियर था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, वो भी बड़े आराम से एक्सप्लेन हो गया। आइंस्टाइन ने ये कहा कि कम से कम एक खास एनर्जी चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जाहिर बात है एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट ताल्लुक होता है। तो अगर कम से कम एनर्जी चाहिए तो कम से कम फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। इसी कम से कम फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और तीसरा था टाइम डिले प्रॉब्लम, वो भी आइंस्टाइन ने अपने इस कॉन्सेप्ट में बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। आइंस्टाइन ने ये कहा कि जब इंसिडेंट फोटोन टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी फौरन से ट्रांसफर कर देगा, और उस एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से काइनेटिक वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो फौरन से मेटल के अंदर से बाहर आ जाएगा। एक और बात आपको बताऊं, इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बढ़ रहा था? ये जो मैंने आपको इंटेंसिटी वाला ग्राफ करवाया था, याद है आपको? जब हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई थी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया था। आइंस्टाइन ने बड़े आराम से इसे एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने ये कहा कि जब हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है हम इंसिडेंट लाइट में फोटॉन्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। यानी अगर पहले 5 फोटॉन्स आ रहे थे, वो 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे थे, अब 10 फोटॉन्स आ रहे हैं, ये मेटल के अंदर से 10 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। जाहिर बात है अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन की तादाद की वजह से जो करंट डेवलप हुआ है वो भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला डेवलप होगा। तो ये थी सारी की सारी आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल वेव थ्योरी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकी, आइंस्टाइन ने कैसे क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर इसे एक्सप्लेन किया। बहुत थोड़ा लेंथी टॉपिक हो गया लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग